हेलो फ्रेंड्स। तो हमारी संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित जो वीडियो सीरीज चल रही थी उसका आज मैं पार्ट 12 लेकर आ चुकी हूँ। इससे जो पीछे वाला वीडियो था पार्ट 11 था, उसके अंतर्गत हमने पठन कौशल को कंप्लीट समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम जो अपना लेखन कौशल है उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर जो आपने जो पीछे पढ़ा है वो आपको याद है या फिर नहीं है। तो हमारे इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं और इनका सही क्रम क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि संस्कृत भाषा के कौशल कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत भाषा में कौशल कितने प्रकार के होते हैं, भाषाई कौशल, और इनका सही क्रम क्या होता है। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज लेखन कौशल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होता है। तो लेखन कौशल का उद्देश्य होता है लिखिता अभिव्यक्ति, लिखित रूप से अभिव्यक्ति देना, लिखित रूप से अपनी बातों या फिर विचारों को अभिव्यक्त करना ही क्या होता है, लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा शिक्षण कौशलों में से सबसे अंतिम सोपान कौन सा है या फिर चतुर्थ सोपान कौन सा, तो आपको बताना है कि लेखन कौशल अंतिम भाषाई सोपान है, भाषाई कौशलों का सोपान है। और जो फर्स्ट है वह होगा कौन सा, श्रवण कौशल होगा। ठीक है, अगर सेकंड आपसे पूछा जाए कि सेकंड भाषाई कौशल कौन सा है, तो वह होगा भाषण कौशल, और जो थर्ड है वह है अपना होगा पठन कौशल। इन सब के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में अध्ययन किया है। और अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उससे आप बिना डिस्टर्बेंस के इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, लिखित रूप से अभिव्यक्ति करना। और ये कौन सा है, हमारा अंतिम भाषाई कौशल, और इसे चतुर्थ भाषाई कौशल भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा अंशों का लिपि रूप में लिखा जाना ही लेखन है। तो ध्वनि रूप में जो ध्वनि रूप में जो अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। आपको पता है अभिव्यक्ति के दो कौशल होते हैं, एक तो हम बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और एक हम लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो बोलकर हम भाषण कौशल में अभिव्यक्त करेंगे और लिखकर हम लेखन कौशल में अभिव्यक्त करेंगे। तो जो ध्वनि रूप में जो विद्यमान भाषा के अंश है उनको लिखित रूप में या फिर लिपिबद्ध करना ही क्या होता है, लेखन कौशल होता है। तो अगला हमारा तृतीय पॉइंट है भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। लेखन कौशल होता है भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करता है। आप देखते हैं कोई भी भाषा होती है वह लिखित रूप में होती है, तो उसको एक स्थायित्व मिल जाता है, उसको अगली जो हमारी पीढ़ी है, या फिर आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा की जो प्राचीनतम जो संस्कृत भाषा है उसका आज लिखित रूप विद्यमान होने की वजह से ही हम आज उसको पढ़ पा रहे हैं। तो एक लेखन कौशल क्या होता है, भाषा को लिखित रूप में स्थायित्व प्रदान करता है, जो कि हमारी पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भाषा के स्थानांतरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करता है। और अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है यह वर्तनी, यहाँ पे दो बार यहाँ वर्तनी का महत्व होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तनी का महत्व कहाँ होगा, तो वर्तनी का महत्व लेखन कौशल में होगा। और वर्तनी का अर्थ ही लेखन होता है। वर्तनी का अर्थ क्या होता है, लेखन होता है। एक कंफ्यूजन करने वाला शब्द है और एक एग्जाम में पूछा भी गया है। वर्तनी कौशल के बारे में पूछ लिया तो वर्तनी कौशल का यूज कहाँ पर होगा, लेखन कौशल को ही क्या कहते हैं, वर्तनी कौशल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट देख लिया जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया, लिखकर अभिव्यक्ति करना ही क्या है, लेखन कौशल का उद्देश्य है। और यह अंतिम भाषाई कौशल है या फिर चतुर्थ भाषाई कौशल है। और अगला पॉइंट था हमारा ध्वनि रूप में जो भी भाषाई अंश होते हैं उनको लिपि रूप में लिखना ही क्या है, लेखन कौशल है। और यह भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा कौशल है जो भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है, तो वह कौन सा कौशल होगा, लेखन कौशल होगा। और वर्तनी का महत्व सबसे ज्यादा कौन से कौशल में है, लेखन कौशल में है। तो आगे हम देखते हैं इसके कुछ अन्य पॉइंट। तो इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम छात्र को बोलना एवं पढ़ना सिखाया जाता है। हमने देखा कि हम छात्र को सर्वप्रथम क्या सिखाएंगे, भाषाई कौशलों को देख लो, या फिर कोई भी कार्य हमें करवाना है, पठन का कार्य करवाना है, तो सबसे पहले हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, उसके बाद वह बोलेगा, और उसके बाद पठन का कार्य करेगा, और उसके बाद वह क्या करेगा, लेखन का कार्य करेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि सर्वप्रथम
छात्र को बोलना एवं पठन सिखाया जाता है, उसके बाद लेखन का कार्य सिखाया जाता है। क्योंकि जब तक बच्चा बोलेगा या फिर पठन का कार्य नहीं करेगा तब तक वह लेखन कार्य को नहीं सीख पाएगा। तो यही इनका एक निश्चित क्रम है कि बच्चा सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद में वह बोलने का प्रयास करेगा, उसके बाद में वह पढ़ने का प्रयास करेगा और सबसे अंत में वह उसे लिखने का प्रयास करेगा। तो इसमें आगे है कि भाषा के दो पक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के कितने स्वरूप या फिर पक्ष होते हैं तो 2 स्वरूप होते हैं। पहला लिखित मौखिक रूप से अभिव्यक्ति और दूसरा होता है लिखित अभिव्यक्ति। तो मैंने आपको बताया लिखित अभिव्यक्ति में कौन सा कौशल होगा, लेखन कौशल, और जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें भाषण कौशल हो गया। और भाषण कौशल के अलावा आप जब सुनते हैं, श्रवण कौशल भी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति। क्योंकि जब वक्ता अपनी बात को आपके सामने रखेगा तभी तो आप उसे सुन पाएंगे। तो लेखन कौशल में क्या हो गया, भाषण, और लिखित कौशल में क्या हो गया, लिखित अभिव्यक्ति में कौन सा कौशल हो गया, लेखन कौशल। आगे अगला हमारा पॉइंट है, लेखन एक कला है। लेखन अपने आप में एक कला है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, फिर बहुत से टीचर भी ऐसे होते हैं जिनकी जो लेखन कौशल है, जो उनका लिखने का तरीका वह बहुत ही सुंदर आकर्षक होता है। तो लेखन भी एक क्या है, एक कला है। हमें बच्चे को अधिक से अधिक लिखना का प्रयास करवाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे की जो भी अपनी अभिव्यक्ति है वह एक स्पष्ट रूप में कर पाएगा और अगला जो भी उसे पढ़ेगा वह उसे अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो क्या है, लेखन एक कला है। सुंदर लेखन का अपना ही एक निजी आकर्षण होता है। आप देख सकते हैं कि कुछ भी मान लो आपके सामने कुछ भी लिखित रूप में है और वह बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा गया, तो आपका अपने आप उसके प्रति क्या होगे, आकर्षित होंगे और आप उसे पढ़ना चाहोगे। लेकिन अगर आप दूसरी कंडीशन ये भी देख सकते हैं, अगर वह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, उसकी जो राइटिंग है वह अच्छी नहीं है, तो आपका मन नहीं करेगा उसे पढ़ने के लिए। तो लेखन क्या है, एक कला है और सुंदर लेखन अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होता है। अतः छात्र के लिए कक्ष में लेखन कौशल महत्वपूर्ण घटक है और छात्र के लिए लेखन कौशल वह क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। अगला हमारा पॉइंट होगा लेखन कौशल की अभिवृद्धि के उपाय, यानी कि लेखन कौशल बच्चों में अच्छा बनाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है वर्णों को सही ढंग से लिखने का ज्ञान एवं अभ्यास कराना। जो वर्ण होते हैं, स्वर या फिर व्यंजन, उनको बच्चों को क्या करवाना, अधिक से अधिक मात्रा में सही लिखना। जो हम देखते होंगे कि जब हम छोटी क्लासों में थे तो वो 2 लाइन की एक बुक, छोटी सी बुक होती थी, उसमें हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता था कि इसको इस प्रकार से लिखो। बच्चे को एक सुलेख दी जाती थी कि बच्चे को वह सही तरीके से जो भी है वर्ण है उनको लिखना सीखे, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें लिखना सीखे। तो आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लास में अलग से एक बुक डलवाई जाती है जिसमें अध्यापक उन्हें कुछ लिख के देता है और बच्चों को लिखना होता है। तो वह क्या क्या कर रहा है वह अध्यापक, वह उनमें एक अच्छे लेखन का प्रयास करवा रहा है उन्हें। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया सही वर्णों को सही ढंग से लिखने का ज्ञान एवं अभ्यास कराना। जब बच्चा अधिक से अधिक उन्हें सही लिखने का प्रयास करेगा तो उसका लेखन कौशल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है शिरोरेखा। शिरोरेखा कौन सी होती है, ये जो मान लो ये शब्द है, इसके ऊपर हमने जो ये लाइन है, ये जो लाइन खींची है, यही क्या होती है, शिरोरेखा होती है। तो अगला पॉइंट हमारा शिरोरेखा समान अंतर वर्णों की समान मोटाई मात्रा लेखन का ज्ञान करवाना। इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो शिरोरेखा होती है, शिरोरेखा मैंने आपको बता दी, समान अंतर और वर्णों की समान मोटाई। समान अंतर मतलब अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन है, देखो ध्यान से देखिए, ये लाइन है, इसमें क्या है, वर्णों के बीच में एक समान अंतर है। तो हमें ये बहुत ही आकर्षक भी लग रहे हैं और हम इन्हें अच्छी तरीके से समझ भी पा रहे हैं। तो बच्चे को जब लेखन कौशल का अभ्यास करवाया जाए तो उसे शिरोरेखा मतलब एक तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शब्द लिखते हैं और ये शब्द होता है और इसकी जो शिरोरेखा होती है वह या तो लगाते ही नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको जो शिरोरेखा का यूज नहीं करते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे शिरोरेखा लगा दी, ऐसे शिरोरेखा लगा दी, उसे सही से शिरोरेखा नहीं लगाते। तो हमें बच्चे को सही से शिरोरेखा लगाने का अभ्यास करवाना चाहिए। और जब भी बच्चा कोई वाक्य लिखे तो उसके बीच में बच्चे को बताना चाहिए कि हमें इतना स्पेस हमें वाक्यों जो शब्द है उनके बीच में देना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एक वाक्य यहाँ लिख दिया, उसके बाद में वाक्य लिख दिया, और मान लो उसे शब्द लिखना तो वह बहुत ही आगे जाकर उसने शब्द लिखा, तो इसमें क्या होगा, ये जो गैप है ये बहुत रह जाएगा और आगे आप जो भी उसका पठन का कार्य करेगा उसे समझ में नहीं आएगा। तो आगे समान वर्णों की समान मोटाई, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक लाइन में वर्णों की क्या है, समान मोटाई। तो ये बहुत ही आकर्षक भी लग रहे हैं
और अगला पॉइंट हमारा मात्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। मात्रा किस प्रकार से हमें लगानी है, छोटी लगानी है। जैसे कि मान लो एक बच्चे ने इन मात्राओं को आप देख सकते हैं, एक समान लंबाई की ये मात्राएं हैं, तो इस प्रकार से मात्राएं लगाएं कि वह दिखने में आकर्षक हो। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो मात्राओं को पता नहीं कहाँ इतनी बड़ी कर देते हैं। ये देखने में तो बहुत ही अजीब सी अटपटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो तब तो उस आदत को सुधारते नहीं है और फिर उन्हें आदत पड़ जाती है। जैसे कुछ भी लिखते हैं, पहला अक्षर उन्होंने ऐसे लिखा तो वो ऐसे कर देंगे उसको। ये क्या है, बहुत ही लिखने का एक अच्छा तरीका नहीं है। अगला हमारा तीसरा पॉइंट है सुलेख, श्रुतिलेख और अनुलेख लिखवाना। जो लिखने का दो लाइन की जो हमारी कापी होती थी, उसके अंतर्गत हम बच्चों से क्या लिखवाते थे, सुलेख लिखाते थे, श्रुतिलेख लिखाते थे और अनुलेख लिखाते थे। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लेखन कौशल की विधियां भी हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट है संवाद। संवाद यानी बातें करना। पत्र, प्रश्नोत्तरी, अनुच्छेद इत्यादि लिखने हेतु प्रेरित करना। जो भी संवाद होगा, जो भी बच्चों के बीच या फिर जो भी टीचर है उसके बीच जो संवाद की प्रक्रिया चलती है, जो बातचीत चलती है विषय वस्तु को लेकर, उनको क्या करना, लिखने का प्रयास करना। बच्चों से अधिक मात्रा में पत्र लिखवाना, प्रश्नोत्तरी लिखवाना या फिर अनुच्छेद इत्यादि क्या करना, अधिक से अधिक उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बच्चे में लेखन कौशल का विकास होगा। अपना फिफ्थ पॉइंट है अध्यापक का उचित निर्देशन तथा लेखन की प्रतिदिन जांच करना। अध्यापक का उचित निर्देशन यानी अध्यापक का एक कर्तव्य बनता है कि वह बच्चों को उचित निर्देश दे, किस प्रकार से बच्चों को लिखना है, कितना लिखना है और क्या लिखना है और कितनी मोटाई अक्षरों को देनी है, उसका क्या दे अध्यापक, उचित निर्देशन उन्हें प्रदान करे। और लेखन की जो भी बुक होती है उसको प्रतिदिन उनसे जांच करें। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम किस किस प्रकार से हम बच्चे में लेखन कौशल की अभिवृद्धि कर सकते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधियां। लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधियों से हमारा तात्पर्य है कि हम लेखन कौशल को प्रेरित करने के लिए या फिर उसे बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम 4 विधियों के देखेंगे, जिसमें से हमारी 3 होगी ये अनुलेखन, प्रतिलेखन, श्रुतिलेखन और जो अंतिम विधि है वह जेकार्ट विधि है। तो अनुलेखन के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले हमारी विधि होगी अनुलेख। अनुलेख के अंतर्गत क्या होता है, इसमें अध्यापक सुंदर अक्षरों में श्यामपट्ट पर या बालक की कॉपी में लिखता है तथा छात्र उनको बार बार लिखता है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि छात्र, जो भी अध्यापक होगा वह या तो श्यामपट्ट पर एक शब्द, एक वाक्य को लिख देगा, जैसे गाय हमारी माता है। श्यामपट्ट पर उन्होंने, जो टीचर था उन्होंने लिख दिया कि गाय हमारी माता है। या फिर हो सकता है कि टीचर उस जो बच्चा है उसकी कॉपी में ये लिख दे वाक्य। तो अब बच्चा क्या करेगा, उसके नीचे जितने भी लाइन है उनको, उनमें इस जो वाक्य सर द्वारा बताए गए हैं उनको लिखेगा, रिपीट करेगा इनको। तो यही क्या हो गया, अनुलेखन की विधि होगी। आपने देखा होगा कि जो पेज की फर्स्ट लाइन है उस पर अध्यापक द्वारा कोई भी वाक्य बच्चे को लिखने के लिए दे दिया जाता है और घर पे आके बच्चा उसे लिखता है। तो वह किसका कार्य कर रहा है, अनुलेखन का कार्य कर रहा है। और इससे क्या होगा, बच्चे में अच्छे सुलेख या फिर अच्छा लेखन कार्य करने की अभिवृद्धि होगी। ठीक है, तो अनुलेखन में क्या होता है, कोई वाक्य बच्चे को दे दिया जाता है और उसे बार बार लिखने के लिए बच्चे को बोला जाता है। और अगली हमारी है प्रतिलेख। प्रतिलेख के अंतर्गत क्या होगा, इसमें छात्र पुस्तक या पत्र पत्रिकाओं के निर्धारित अंशों को अपनी कॉपी में लिखता है। हमने पहले देख लिया अनुलेख में क्या होगा, अनुलेख में शिक्षक द्वारा कुछ वाक्य लिख के बच्चे को दे दिए जाएंगे, जबकि प्रतिलेख में क्या होगा, शिक्षक द्वारा बच्चे को या तो कोई पुस्तक या फिर जो पत्र पत्रिका उसका एक अंश बच्चे को बता दिया जाएगा और वह उसे लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। आपने देखा होगा और आपने किया भी होगा जब आप छोटे थे, तो क्या होता था कि ये हमारा कोई पाठ है, पाठ में से जो पाठ का पहला पैराग्राफ है वह शिक्षक द्वारा बता दिया जाता था कि ये 6 पाठ है और 6 पाठ का पहला पैराग्राफ है वो आपको अपनी जो भी नोटबुक है उसमें आपको लिख के लाना। तो वह उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रतिलेखन का कार्य कर रहे थे। और जो शिक्षक द्वारा हमें लिख के बता दिया जाता था कि ये लाइन आपको अब लिखनी है, तो ये क्या क्या कार्य हुआ, अनुलेखन का कार्य हुआ। ठीक है, तो आप इन दोनों को समझ गए। अनुलेखन में शिक्षक लिख के देता है कोई भी लाइन और जो प्रतिलेखन है उसमें पाठ का एक अंश बच्चे को बता दिया जाता है और वह उसे लिखना होता है। अब श्रुतिलेख इन सबसे क्या होता है, बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें तीनों जो भी हमने वाचन कौशल पढ़े थे उनका इसमें अध्ययन
किया जाता है। तो सुरतले क्या है, यह एक उत्कृष्ट क्रिया है, यानी एक बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसमें तीनों वाचन होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, बच्चा है वह सुनेगा, उसके बाद वह लिखेगा और तृतीय वाचन में मिलान करता है। इसमें कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन है। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, वाचन में प्रथम वाचन में छात्र सुनते हैं, प्रथम वाचन में क्या होगा छात्र सुनते हैं, दूसरे वाचन में लिखते हैं और तीसरे वाचन में मिलान करते हैं। तो आपको समझ में आ गया श्रुति लेखन क्या एक श्रेष्ठ विधि है। और जो हमारा अगला पॉइंट है वह है हमारी विधि है जेका-टाट विधि या फिर दष्ट लेखन विधि। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जेका-टाट विधि या फिर दष्ट लेखन विधि का संबंध कौन से कौशल से है, तो आपको बताना है लेखन कौशल से इसका संबंध है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि इसमें छात्र द्वारा ज्ञात शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। छात्र को जो ज्ञात शब्द है उनको शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, श्यामपट्ट पर या फिर ब्लैक बोर्ड पर उनको लिख दिया जाता है। आगे क्या है, शिक्षक उनके लिखने के बाद क्या करता है, उन जो शब्द है जो शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए हैं उनको पढ़ के बताया जाता है और फिर छात्र उससे क्या करता है, अपनी नोटबुक में उसे लिख लेता है। तो आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो भी शिक्षक होता है वह कुछ शब्द श्यामपट्ट पर लिख देता है। लिखने के पश्चात वह उन्हें बता देता है कि भाई ये शब्द हैं, ये शब्द मैंने श्यामपट्ट पे लिखे हैं, और फिर बच्चों को उन्हें लिखने के लिए बोल देता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि इसमें छात्र द्वारा ज्ञात शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखा जाता है, शिक्षक पढ़ते हैं, उसके बाद छात्र को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा श्यामपट्ट का यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे में त्रुटियाँ करने का क्या वहाँ पे क्या नहीं होगा, डर नहीं होगा, बच्चा अधिक से अधिक अधिगम भी कर सकेगा। तो छोटी क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक द्वारा कार्य श्यामपट्ट पर ही करवाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, अशुद्धियाँ कम होती हैं, विराम चिन्ह आदि का बच्चों को क्या होगा, ज्ञान होगा, और ये प्राथमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ है। जो भी जेका-टाट विधि है, जेका-टाट विधि में शिक्षक द्वारा जो कुछ भी लिखा जाएगा या फिर वह प्रश्न, जैसे मान लो है उसने पाठ पढ़ा दिया और वह क्या कर रहा है, लास्ट में प्रश्न करवा रहा है, तो आपने देखा होगा कि प्रश्न को भी शिक्षक क्या एक प्रश्न का उत्तर होता है या फिर जो भी प्रश्न होता है उसको क्या करता है, श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को बताता है, क्योंकि तब बच्चे में इतनी मानसिक डेवलप नहीं होता कि वह उन्हें विराम चिन्हों का सही प्रकार से वह प्रयोग कर पाए या फिर जो भी उच्चारण शिक्षक उन्हें बता रहा है उसको सही तरीके से वह लिख पाए। तो अशुद्धियाँ कम हो और विराम चिन्हों का वह प्रयोग करना सीख जाए कौन, बच्चा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।